हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, यह चैप्टर हमारा चालू है। अब तक हमने इस चैप्टर में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी ली, जैसे कि लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम, ईस्ट। इन माइक्रोब्स के बारे में हमने देखा, उनके यूजेस देखे, हमारे लिए किस तरीके से वो यूजफुल है, ये सारी बातें हमने अब तक देख ली। आज के ट्यूटोरियल में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे और एक एंटीबायोटिक्स जो कि है पेनिसिलिन, उसका नाम, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज का ट्यूटोरियल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए ही नहीं, हमारे डेली लाइफ में भी इन चीजों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है और हर एक इंसान को एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो इसीलिए आज का ट्यूटोरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स मतलब प्रतिजैवी के, अभी इनका नाम ही है एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है विरोध करना या फिर प्रतिकार करना। एंटी मतलब विरोधी या फिर प्रतिकार करने वाला। किसका एंटीबायोटिक्स बोला है? बायोटिक्स का एंटी है। बायोटिक्स मतलब अभी हम यहाँ पे क्या मतलब ले सकते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के विरुद्ध काम करेगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमें बचाएगा, वो होगा एंटीबायोटिक्स। तो चलिए देखते हैं। Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotics। क्या बोला है? ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगाई से हमें मिलते हैं, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए काम आते हैं, और उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? एंटीबायोटिक्स ऐसे कार्बन कंपाउंड है जो कुछ बैक्टीरिया या फिर फंगाई से मिलते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. क्या बोला है? एंटीबायोटिक जो है वो 20th सेंचुरी की डिस्कवरी है, मतलब 20वें शतक में इसका शोध लगा है, लेकिन इससे पहले भी इस्तेमाल किया करते थे लोग। एंशिएंट टाइम में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन तब ये वर्ड नहीं था, ये टर्म नहीं थी एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स की कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल बहुत पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से करते आ रहे लोग। लेकिन ये कंसेप्ट, जो टर्म है एंटीबायोटिक्स, ये जो नाम है एंटीबायोटिक्स, वो नाम तब नहीं था। जो मॉडर्न डे एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी हम बोल सकते हैं 20th सेंचुरी में हुई है, और इसी की वजह से मेडिसिन फील्ड में रिवॉल्यूशन आ गया, मतलब क्रांति आ गई। मेडिकल फील्ड में जो औषधि क्षेत्र है उसमें क्रांति आ गई। किसकी वजह से? एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की वजह से। इवन अ डिसीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज। और कुछ कंट्रीज में से, कुछ देशों में से ट्यूबरक्यूलोसिस जैसा डिसीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुका है, मतलब कंप्लीटली हम बोल सकते हैं नष्ट हो चुका है। अभी आप लोगों को पता होगा, टीवी पे एडवर्टाइज आती थी अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ बच्चन जी टीबी मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, आपको तो पता है। टीबी की एडवर्टाइज करते थे, मतलब अगर किसी को टीबी हुआ है तो कैसे पता चलेगा? अगर एक हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो, अगर बहुत ज्यादा खोखला आता हो, तो हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए, उसके बाद जो भी डोज डॉक्टर देते उसे कंप्लीट कीजिए, ऐसी एडवर्टाइज आती थी। क्योंकि जो ट्यूबरक्यूलोसिस डिसीज है, ऐसा माना जाता था कि बहुत डेंजरस डिसीज है, और डेंजरस है भी डिसीज है, लेकिन पहले इसके ऊपर कोई क्यूर नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की वजह से आज हम ट्यूबरक्यूलोसिस के ऊपर भी मात कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? उसका टाइम पे इलाज करना इंपॉर्टेंट है। जो भी डॉक्टर दवाई लेते उसका डोज कंप्लीट करना, ये बातें इंपॉर्टेंट है। और एक अवेयरनेस फैलाने के लिए एडवर्टाइज दिखाई जाती थी। तो आपको पता चल गया होगा कि एंटीबायोटिक्स कितनी महत्वपूर्ण है, उनका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे डिसीजेस थे जिनका पहले कोई भी इलाज नहीं था, कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद उन डिसीजेस के ऊपर भी आज हम मात कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ। तो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी की, जो एंटीबायोटिक्स है मेनली बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, मतलब बैक्टीरियल इंफेक्शन होगा, बैक्टीरियल डिसीज होगा, तो एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर आसानी से काम कर सकती है। उनके विरुद्ध में, बैक्टीरिया के विरुद्ध में काम करती है एंटीबायोटिक्स। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called broad spectrum antibiotics. Example are ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. कुछ एंटीबायोटिक्स जो होती है वो वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के विरुद्ध में काम करती है। वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया मतलब हम क्या बोल सकते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया मतलब अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। हम बोल सकते हैं बैक्टीरिया की ऐसी रेंज, जिस रेंज में अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया आते होंगे, बहुत ज्यादा वैरायटी के बैक्टीरिया उसमें आते होंगे, ऐसी रेंज को वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया कहा गया है। और ऐसी एंटीबायोटिक जो कि वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट
काम करती है उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। नाम ही है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को क्या कहते हैं? विस्तृत क्षेत्र प्रतिजैवी के। देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब विस्तृत क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो कि ब्रॉड है, विस्तृत है मतलब बहुत बड़ा है, तो मतलब इसमें काफी सारे बैक्टीरिया आएंगे और इतने सारे बैक्टीरिया के ऊपर ये एंटीबायोटिक्स काम करेगी, इसलिए इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा गया है। एग्जांपल याद रखिए, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते, तो आपको याद रखनी है। When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. कभी कभी क्या होता है, डिसीज के जो सिम्टम्स है वो दिखते, रोग जो हुआ है उसके लक्षण दिखते, लेकिन किस पैथोजन की वजह से, किस रोग जंतु की वजह से वो रोग हुआ है ये पता नहीं चलता, तब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली क्या होता है, अगर हमें पैथोजन पता ही नहीं है, मतलब किस रोग जंतु के कारण ये डिसीज हुआ है, अगर पता ही नहीं तो हम इलाज कैसे करेंगे? तो आजकल क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर काम करती है, मतलब उसमें अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप कवर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया के टाइप उसमें आते हैं जिसके विरुद्ध में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स काम करती है। तो मतलब जिस पैथोजन की वजह से ये डिसीज हुआ है अगर हमें पता भी नहीं तो शायद वो उस स्पेक्ट्रम में आ जाए, इसीलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum antibiotics are used. Examples are penicillin, gentamicin, erythromycin, etc. और जब पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में डेफिनेटली पता हो, मतलब इसी पैथोजन की वजह से, इसी रोग जंतु की वजह से ये डिसीज हुआ है, तब क्या करते हैं, उस पैथोजन के लिए जो एंटीबायोटिक है इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स मतलब उसमें उतनी ज्यादा वैरायटीज नहीं आती बैक्टीरिया की, हम बोल सकते हैं बहुत कम बैक्टीरिया आते हैं, या फिर कई बार स्पेशल एक बैक्टीरिया के लिए भी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हो सकती है। तो तब हमें पता होता है कि कौन से पैथोजन की वजह से डिसीज हुआ है, तब हम क्या करते हैं, उस पैथोजन के लिए जो भी एंटीबायोटिक है उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होता कौन से पैथोजन की वजह से डिसीज हुआ है, लेकिन हमें उसके सिम्टम्स पता होते हैं उस डिसीज के, तब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है पेनिसिलिन, जिंटामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ईटीसी। अभी जो पेनिसिलिन है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऐसा हम कह सकते हैं कि पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है, ऐसा हम कह सकते हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एस्टैब्लिश्ड इन 1952 इन पुणे अंडरटेक्स रिसर्च रिलेटेड टू डिसीज लाइक measles, jaundice, fever and diseases of lungs with support from the World Health Organization। क्या बोला है, पुणे में एक संस्था है, 1952 में उस संस्था की स्थापना हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी उसका नाम है। ये जो संगठन है वो क्या करती है, जो हमारी जागतिक आरोग्य संगठन है उसकी मदद से कुछ काम करती है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, फीवर, जॉइंडिस या फिर जो लंग्स से रिलेटेड डिसीज है उनके ऊपर संशोधन करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा नाम है इसका, नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में इस्टेब्लिश हुई है 1952 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन हम बोल सकते हैं कि पहली एंटीबायोटिक है। अभी पहली एंटीबायोटिक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक टर्म है, एंटीबायोटिक जो शब्द है, इसका इस्तेमाल पेनिसिलिन के लिए पहली बार किया गया, इसलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन जो कंसेप्ट है एंटीबायोटिक्स की, उसका इस्तेमाल बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम से हम करते आ रहे हैं। जो ह्यूमन लाइफ है उसमें काफी पहले से ही उस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, मतलब फंगस से या फिर माउल से डिसीजेस क्योर करने का जो तरीका है वो बहुत पहले से, लेकिन जो नाम एंटीबायोटिक मिला है वो काफी बाद में मिला है। हम बोल सकते हैं 20th सेंचुरी में मिला है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नाम दिया है। चलिए पेनिसिलिन के बारे में जानकारी देखते हैं। पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलियम एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ईटीसी। क्या बोला यहाँ पे, फंगस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नाम का जो फंगस है, इस फंगस से हमें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक्स मिली है। नाम ही देखिए, पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नाम मिला है, पेनिसिलियम नाम का फंगस है उससे पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिली है, जो कि कुछ बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसके ऊपर काम करती है। कौन से बैक्टीरिया बोले गए यहाँ पे, स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई, ऐसे बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी डिसीजेस होते हैं उनके ऊपर पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक काम करती है। मैंने आपको पहले बताया था, एंटीबायोटिक मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें फंगस से या फिर कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे पेनिसिलियम फंगस की वजह से पेनिसिलिन ये नाम का एंटीबायोटिक्स हमें मिला है, जो कि स्टेफिलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat and skin, as well as diseases like pneumonia
एंड स्कैरलेट फीवर। क्या बोला है, कुछ मेडिसिन में पेनिसिलिन होती है जो कुछ डिसीजेस ट्रीट करने के लिए, जैसे हम बोल सकते हैं कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे हमारे ईयर, नोज, थ्रोट या फिर स्किन में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर न्यूमोनिया, स्कैरलेट फीवर, ऐसे डिसीजेस के लिए भी पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, लेकिन जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल हुई है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ बात बताई गई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सेंट मेरीज हॉस्पिटल में सूक्ष्मजीव शास्त्र के प्राध्यापक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने क्या किया था, अपनी लेबोरेटरी में ग्लास की डिशेस में क्या किए थे, अलग अलग तरीके की बैक्टीरिया, फंगाई, उनकी ग्रोथ की थी, मतलब उनकी स्टडी करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। 3 सितंबर 1928 को उन्होंने कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात देखी। उन्होंने क्या किया था, स्टेफाइलोकोकाई का ऑब्जर्वेशन किया था 3 सितंबर 1928 को। स्टेफाइलोकोकाई का एक स्टेफाइलोकोका बैक्टीरिया है, उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तब उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात दिखी। उनको क्या दिखा, उस जिस डिश में स्टेफाइलोकोका उन्होंने रखा था उस डिश में फंगाई बढ़ गए थे। उस डिश में उन्होंने देखा कि कुछ फंगल कॉलोनीज बढ़ गई थी, लेकिन उसके आजू बाजू में जो जगह थी वो सारी की सारी क्लीन और क्लियर हो गई थी, मतलब सारी की सारी जगह साफ और स्वच्छ हो गई थी। इसका मतलब क्या, उन्होंने देखा कि जो भी बैक्टीरिया थे वहां के वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, वो नष्ट हो चुके थे। जब उन्होंने और उसके बारे में जानकारी ली और उसके बारे में पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि एक फंगाई थी पेनिसिलियम, और इसी फंगाई का कुछ सिक्रेशन होता था और उसी की वजह से सारे की सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। उनको क्या पता चला, पेनिसिलियम नाम का फंगाई से जो भी सिक्रेशन निकल रहा है उसी की वजह से ये सारी की सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज डिस्ट्रॉय हो गई है। और इसी तरीके से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, जो कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऐसा हम बोल सकते हैं। एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्यों बोला है, क्योंकि मतलब उन्होंने जानबूझ के अभी हमें एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करनी है इसलिए डिस्कवरी नहीं की। उन्होंने ऐसे कुछ वो और काम कर रहे थे, बैक्टीरिया और फंगाई के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब उनको ये बात पता चली, इसलिए इसे एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहा गया और इसे पहली एंटीबायोटिक कहा गया है। किसे, पेनिसिलिन को। ये बात आपको याद रखनी है। और पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजेस थे जो कि पहले इनक्यूरेबल लग रहे थे, मतलब उनका कोई इलाज नहीं था, ऐसे हमें लग रहा था, उसका इलाज मिलने लगा क्योंकि पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बाद ही और अलग अलग तरीके के एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, जिसकी वजह से क्या बोल सकते हैं हम, क्रांति आ गई, रिवोल्यूशन आ गया मेडिकल फील्ड में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट होते आपको बताया था कि ये जो चीजें हमारी डेली लाइफ में हमें काम आने वाली, कौन सी चीजें, देखिए, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ऊपर लिखा है, कॉशन मतलब सावधान, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एंटीबायोटिक्स तभी लेनी चाहिए जब हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। अगर डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं, तभी हमें एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से खरीदनी नहीं चाहिए, या फिर मत खरीदिए, ऐसा बोला गया है। मेडिकल स्टोर से डॉक्टर की चिट्ठी के बगैर या फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक मत खरीदिए। डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉमन डिसीजेस हो जाते हैं हमें, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, खुद ही मेडिकल स्टोर जाते और एंटीबायोटिक्स लेते और खा लेते, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या बोला यहाँ पे, डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन, खुद से, खुद की मर्जी से एंटीबायोटिक्स मत लीजिए जब तक आप खुद डॉक्टर ना हो। अगर आप खुद डॉक्टर है तो अलग बात है, लेकिन जब तक आप खुद डॉक्टर ना हो तब खुद से एंटीबायोटिक्स मत लीजिए। जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक एंटीबायोटिक हमें नहीं लेनी चाहिए। इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां लिख के देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। सपोज 4 दिन का हमें कोर्स है, मतलब हमें बोला गया कि 4 दिन का डोज है, 4 दिन आपको ये दवाइयां लेनी है। हम 2 दिन लेते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है और इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर 2 दिन की दवाइयां लेते ही नहीं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें क्या बोला है, अगर आपको पहले ही अच्छा लगना लगे, जो भी आपको कोर्स का टाइम दिया है उसके पहले ही आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अच्छा लगने दीजिए, लेकिन वो कोर्स कंप्लीट कीजिए। एंटीबायोटिक का जो कोर्स है वो कंप्लीट करना जरूरी होता है, और इसलिए यहाँ पे बोला है, इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वेयर यूजफुल टू यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एंटीबायोटिक्स आपके लिए काम आई उसको दूसरों को सजेस्ट मत कीजिए, दूसरों को उसका सलाह मत दीजिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स आपके लिए यूजफुल रही जरूरी नहीं है कि सबके लिए यूजफुल रहे। हर इंसान अलग होता है और किसी को कुछ चीजों की एलर्जी भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें होती है उसमें। इसलिए डॉक्टर अगर कोई बोले एंटीबायोटिक्स लेने के लिए तभी लेनी चाहिए, खुद किसी को नहीं बोलना चाहिए कि एंटीबायोटिक ले, मेरे लिए अच्छी रहेगी।
तो तेरे लिए भी अच्छी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब डॉक्टर बोलेगा तभी लेनी चाहिए, डॉक्टर जो भी डोज देंगे वो डोज कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।